मेडिकल कॉलेज में जब आप गए तो वहाँ पे आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? और दूसरा चैलेंज उस समय जो रहता था वो आज के समय में तो बहुत कम हो गया, नहीं के बराबर है, वो था रैगिंग का। हम बोलते रहते हैं कि सनातन धर्म है, हमारा भारत बहुत महान है, लेकिन हमें पता नहीं रहता। जितने भी हमारे देश में आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट्स हैं, सब में वो वेस्टर्न आर्किटेक्चर ही बताते हैं। हाँ, इंडस यूनिवर्सिटी यानी कि आप एजुकेशन फील्ड में आ गए हो, तो मेडिकल से एजुकेशन फील्ड में ये एंट्री कैसे हुई? मेरा जो स्किल है खाली 8-10 स्टूडेंट तक ही लिमिटेड रह रहा है, लेकिन ये भी चाहता है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम था इतना अच्छा नहीं है। थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल रहा है। आपके सेक्टर में या आपकी जो स्पेशलिटी है उसमें ऐसी कोई बात हो, ऐसा कोई इनोवेशन हो? बाहर जाके ट्रेनिंग लेना शुरू करा स्पाइन सर्जरी के लिए, तो समझ में आया कि हमारा देश अभी भी स्पाइन सर्जरी के मामले में बहुत पीछे था। ऐसा ही एक बिजनेस मुझे आपका पता है एविएशन का, तो एविएशन में आपकी एंट्री कैसे हुई? तो जब भी आप हवाई जहाज को देखो तो इच्छा होती है कि भी आप भी उड़ो। तो सक्सेस तो सबको ही सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन फेलियर को आप कैसे मनाते हो? असफलता को मैं एक अवसर के प्रकार से देखता हूँ कि मैंने कुछ कमी रखी होगी मेरे कार्य में जिसके कारण मेरे को सफलता नहीं मिली। दिव्य भास्कर की नवरत्न फ्रॉम गुजरात पॉडकास्ट सीरीज लेके आए हैं योर्स पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी दोस्त कम होस्ट शिवानी मोड, और आज हम मिलने वाले हैं इंडस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर नागेश भंडारी जी से। तो आइए जानते हैं स्पाइन सर्जरी, एजुकेशन और एविएशन के फील्ड में उनकी जर्नी के बारे में। आई एम श्योर इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस पॉडकास्ट के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सो वेलकम सर, यहाँ पे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शिवानी जी, और दर्शकों का भी मैं स्वागत करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो सर, आपको यहाँ का वेदर कैसा लगा? मुझको अहमदाबाद का वेदर अच्छा लगता है क्योंकि जिस शहर से मैं पैदा हुआ था और जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ का और यहाँ का मौसम बहुत और मतलब करीब करीब बराबर ही है, सेम है। वैसे तो आप बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं ना? मुझको यहाँ पे रहते हुए करीबन 40 वर्ष हो गए हैं। 40 वर्ष हो हाँ गए? जी। सही है। तो और आप इंदौर से है, राइट? हाँ जी। और आपने अहमदाबाद सिटी चूज़ किया रहने के लिए और अपना करियर बनाने के लिए, तो उसकी वजह ऐसे कोई खास रीज़न है उसके पीछे? भाई देखिए, मेरे परिवार के जो बाकी सदस्य थे वो सब अहमदाबाद शिफ्ट हो गए थे, तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं अकेला इंदौर में रह के क्या करूँगा, तो फिर मैं भी अहमदाबाद आ गया। और मुझको ऐसा लगता है कि मैंने अहमदाबाद आने का जो निर्णय लिया है वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। सही है। तो फिर अहमदाबाद में मजा છો તમે? एकदम मजा में छू। ओके। तो डॉक्टर साहब, आपके बारे में मुझे सबसे पहले तो ये जानना है कि आपकी मेडिकल जर्नी कैसे शुरू हुई थी? देखिए, मेरा जन्म इंदौर में हुआ था और अहमदाबाद आने शिफ्ट होने के पहले मैं पूरे उतने समय तक इंदौर में ही रहा। मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी इंदौर में हुई, स्कूलिंग और मेडिकल कॉलेज का, जिसमें मेडिकल कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन करा, पोस्ट ग्रेजुएशन करा, एमबीबीएस, एमएस, ऑर्थोपेडिक्स, वो सब मेरा इंदौर से ही हुआ। ओके। हाँ जी। और उसके बाद आप अहमदाबाद शिफ्ट हो उसके गए? बाद मैं अहमदाबाद शिफ्ट हो गया। तो डॉक्टर बनने के लिए तो फैमिली से सपोर्ट मिलता ही रहा होगा। तो परिवार से पूरा सपोर्ट मिला, हमेशा पूरा उस सहयोग वक्त मिला। आपके परिवार में कैसा माहौल था कि बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहिए, या आसपास आपके कोई थे रिलेटिव्स जो भी डॉक्टर्स हो? देखिए, ये करीबन 50 साल पुरानी बात है। जब मैंने मेडिकल में एडमिशन लिया, मैंने लिया सन 1973 में, 73 में। तो आज गिने तो आप 50 साल हो गए हैं। हाँ। उस समय जो समाज में वातावरण था कि आप या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएं, हम्म। तो हमारे लिए ऑप्शन यही थे, या तो मैं इंजीनियर बनता या डॉक्टर। वैसे मेरे को इंजीनियरिंग में जाने का बहुत मतलब शौक है। शौक था। हाँ। लेकिन क्या हुआ, मेरे जो पिताजी थे उन्हें बोला नहीं तुमको डॉक्टर बनना है, तो फिर मैंने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करा
और मैं डॉक्टरी में आ गया। सही है। वैसे देखा जाए तो आपने पिताजी की आज्ञा का पालन भी किया और हाँ, अपना इंजीनियरिंग का शौक भी वैसे तो खत्म किया ही आपने। वैसे देखा जाए उस समय शुरू में शौक ख़त्म हो गया, लेकिन बाद में मैं अपनी जो इंजीनियरिंग की जो मेरी क्या बोलना चाहिए इच्छा थी वो मैंने पूरी भी करी। मैं आपको बताऊंगा अच्छा, आगे। कैसे? जब मैं डॉक्टर बन गया उसके बाद फिर मैंने जब इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू करा तो हम्म। उस समय मेरी ये सब इच्छाएं पूरी हुई फिर। तो डॉक्टरी में उसके बाद आपने इंजीनियरिंग कॉलेज भी की? वो बात की कहानी है, मैं आपको बताऊंगा धीरे। हाँ, ओके, ठीक है। आगे। अभी के लिए आप मुझे ये बताओ कि आपको पहले से ही ऐसे स्पाइन स्पेशलिस्ट बनना था क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा मतलब इस फील्ड में कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि करीबन मेरे ख्याल सन 1962 या 63 की बात है, जब मेरी माता जी का और छोटे भाई का रोड एक्सीडेंट हुआ। इसमें सीवियर दोनों को पाँव में चोट लगी थी। ओ। और उस समय जो डॉक्टर थे वहाँ ट्रीट कर रहे थे, उसमें वो डॉक्टर ने इतना अच्छा ट्रीट किया और मैं कई बार हॉस्पिटल में जाता था आता था। तो उस समय से मेरे सबकॉन्शियस लेवल में था कि मेरे को कुछ डॉक्टर से, डॉक्टर में हाँ, कुछ करना है, यस। करना है। वो एक जब छोटा बच्चा था मैं उस समय, तो हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर मेरे दिमाग में हमेशा घूमता रहता था। हम्म। तो एक वो रहा कारण। फिर जो जिन डॉक्टर ने मेरी माताजी का इलाज किया, आज वो संसार के वन ऑफ द बड़े फेमस डॉक्टर्स हैं, वो हैं डॉक्टर चित्तरंजन एस राणावत, हाँ। जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन्स में माने जाते हैं। राइट। और तो वो मेरे प्रेरणा स्रोत भी रहे, क्योंकि मैं उनको हमेशा देखता था। वो हमारे घर पे भी आते थे। तो मेरे को, मैं तो छोटा सा बच्चा था और वैसे बड़े डॉक्टर को देखता था मैं, ऐसा लगता था कि ये आदमी कितना महान है। उससे मेरे को प्रेरणा मिली और एक प्रकार से सबकॉन्शियस लेवल पे मेरी ऑर्थोपेडिक्स के प्रति रुचि वहीं से शुरू हो डेवलप गई होना थी, शुरू हुई। हाँ। हाँ जी। तो बचपन में ही आपको डॉक्टर बनने के लिए इंस्पिरेशन मिल हाँ गई जी। और पापा ने तो ऑब्वियसली सपोर्ट किया, उन्होंने तो हाँ। बताया कि आपको डॉक्टर ही हाँ बनना जी। चाहिए। मेडिकल कॉलेज में जब आप गए तो वहाँ पे आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? देखिए, मेडिकल कॉलेज में एक तो पढ़ाई का चैलेंज तो रहता ही है। हाँ, बहुत ज़्यादा पढ़ना बहुत, पड़ता। मतलब आपको मेरे हिसाब से मेडिकल की पढ़ाई सबसे कठिन टफ, पढ़ाई हाँ, है और बहुत लंबी भी और है। लंबी है। यस। और दूसरा चैलेंज उस समय जो रहता था, वो आज के समय में तो बहुत कम हो गया, नहीं के बराबर है, वो था रैगिंग का। हम्म। आपको रैगिंग फेस करनी पड़ती थी और उससे बचना भी पड़ता था। तो आपको हर रोज़ नए नए आपको उपाय ढूंढने पड़ते कि कैसे सीनियर की रैगिंग से आप बच पाओ। तो उसमें क्या है, आपको बड़ी स्मार्टली प्ले करना पड़ता था, बहुत हाँ। सारी ट्रिक्स प्ले करनी पड़ती थी। लेकिन मैं एक रैगिंग का एक पॉजिटिव चीज़ भी देखता हूँ कि कई स्टूडेंट जो आते हैं, गांव से आते हैं या जैसे भी हैं, हम्म। उनमें क्या है, जो एक स्मार्टनेस होनी चाहिए बीइंग अ डॉक्टर, हम्म। वो नहीं होती थी। लेकिन मतलब रैगिंग होने के बाद में उनमें बहुत सारे स्मार्टनेस आ जाती स्मार्टनेस आ है कि जाती है। कैसे बचा जाए, हाँ, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ मतलब आप जाता है। में बातचीत करने का, वार्तालाप करने का जो एक वो रहता है प्रकार, कैसे करने हम्म। का, लोगों से कैसे व्यवस्थित रूप से बात करना, वो सब चीज़ें सीख जाते हैं। सही है। मतलब जो चीज़ रहती है ना कि सबसे खतरनाक और सबसे नेगेटिव मानी जाती है, उसमें भी नागेश जी ने एकदम पॉजिटिव चीज़ ढूंढ निकाली है, मतलब रैगिंग में पॉजिटिविटी। वाओ। अच्छा, ये तो आपने बताया अपने चैलेंजेस की बात। ऐसा कोई किस्सा आपके कॉलेज में या स्टूडेंट डेज में हुआ हो जिससे आपकी पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा असर हुआ हो? मैंने एक चीज़ सीखी रैगिंग के समय की। हम्म। हमें उसमें बुरी तरह मार भी पड़ती थी। मैंने उसमें यह सीखा कि मेरे को किसी भी स्टूडेंट को कभी मारने का नहीं। हाँ, मैंने ऐसे कभी जो किसी को, हमारे साथ होता है वो हम हाँ, किसी से नहीं करते, राइट। और मैंने ऐसे कभी रैगिंग ली नहीं। हाँ, हम्म। लेकिन ये कि स्टूडेंट से बात करता जूनियर से, लेकिन कभी उनको मैंने, क्योंकि उसमें मार भी बहुत पड़ती थी, गालियाँ बहुत खानी पड़ती और कई ऐसी जो नेचुरल वे में एक्शंस नहीं होते वो भी करने पड़ते थे हमको। हाँ। लेकिन वो मैंने किसी से नहीं करा, लेकिन उनसे मैंने ढंग से बात करा और मैं कहा इस प्रकार की रैगिंग मैं कभी नहीं करूँगा। वो एक उसने, सही है। उस चीज़ ने मेरे को थोड़ा पेशेंस सिखाया, रेजिलियंस सिखाया, फ्लेक्सिबिलिटी सिखाई, वो मैंने उस चीज़ से सीखा। वो एम्पैथी हाँ जी, डेवलप हो जाती डेवलप है। है, राइट। तो जो आपके पेशेंट्स रहते हैं उन्हें ट्रीट करते समय आप किस तरह की अ, सावचेतियाँ रखते हैं? देखिए, मैं पेशेंट को जब भी आता है तो उसके साथ में एकदम कंफर्टेबल उसको करने की प्रयत्न करता हूँ, जिससे उसको एकदम रिलैक्स हो जाए। हम्म। बस उसके बाद बातचीत करके उसकी फिर जो भी उसकी वो कंप्लेंट्स होती हैं, शिकायत होती है, उसके बारे में मैं डिटेल में जानना चाहता हूँ
क्योंकि मेरी स्पेशलिटी जो स्पाइन की है उसमें क्या रहता है कि यदि आप ढंग से कंप्लेंट पे ध्यान दो तो आपका 95% डायग्नोसिस तो वहीं पे बन जाता है। अच्छा। पता ये मेरे हिसाब हाँ। से है, मेरा बन जाता है डायग्नोसिस, दूसरे का बनता है कि मैं नहीं बोल सकता। और बाकी एक बार ढंग से कंप्लेंट सुनी और उसके बाद फिर मैं उसका एग्जामिनेशन करता हूँ, हम्म। उससे मेरा 99% डायग्नोसिस बन काम जाता हो है। हाँ, जाता है, हाँ। बाकी जो इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं वो हमको सपोर्ट करते हैं ऑफकोर्स टू कंफर्म द डायग्नोसिस। राइट। तो इस प्रकार से मैं हमेशा करता हूँ। तो जैसे देखा जाए कि आपको पहले से ही मेडिकल के साथ साथ इंजीनियरिंग में भी इंटरेस्ट था, और वो भी आपने किया तो सही। तो आपने देखा ना मैंने कि आपने बहुत सारी अलग अलग फील्ड में काम किया है। तो अभी आपके कौन से फील्ड में काम चल रहे हैं? देखिए, मैं अभी एजुकेशन के सेक्टर में ज़्यादा हूँ। हम्म। मतलब मैं यूनिवर्सिटी चला रहा हूँ, उसमें करीब हमारे यहाँ 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। और उनको मैनेज करना एक इससे डिफ़िकल्ट टास्क, हाँ। क्योंकि मैं हम चाहते हैं कि हम जो भी करें हमारे स्टूडेंट के लिए वो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ हो। राइट। ठीक है ना? तो उसके लिए हमको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत सारी मतलब उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ों को लाने के लिए फाइनेंस भी मैनेज करना पड़ता है। तो आपको पूरे दिन लगे रहना पड़ता है। तो इंडस यूनिवर्सिटी यानी कि आप एजुकेशन फील्ड में आ हाँ गए हैं, जी। तो मेडिकल से एजुकेशन फील्ड में ये एंट्री कैसे हुई? हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मैं वीएस हॉस्पिटल में करीबन 22 वर्ष ऑनरी स्पाइन सर्जन रहा, हम्म। तो मेरे पास तो क्या है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट नहीं आते थे यहाँ। मेरे पास आते थे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो कि इंटर्नशिप करने के नो लिए। नो इंटर्नशिप नहीं, जो एमएस कर रहे हैं, मास्टर्स कर राइट। रहे हैं। तो उसमें क्या हमारे पास साल के अंदर 8 से 10 स्टूडेंट आते हैं जिनको हमको सिखाना रहता है। उसमें क्या रहता है, आपको उनको पढ़ाना रहता है। हम्म। जब आप ऑपरेशन कर रहे हो उस समय उनको ऑपरेशन सिखाने रहते हैं। तो उसमें आप 8 10 से ज़्यादा स्टूडेंट को आप एंटरटेन नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन मेरे लिए था कि मैं सोचता था कि मेरा जो स्किल है खाली 8 10 स्टूडेंट तक ही लिमिटेड रह रहा है। लेकिन ये भी चाहता कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम था इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें हमेशा क्या रहता है कि आप थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल रहा है। हाँ। ठीक, हमारी मेडिकल फील्ड में क्या होता है, हम थ्योरी नॉलेज भी देते हैं और साथ में साथ प्रैक्टिकल भी कराते हैं। तो हम्म। इसीलिए हम जो डॉक्टर्स होते हैं उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत होता है, राइट। लेकिन वो चीज़ बाकी फील्ड में होता नहीं नहीं है। अप्लाई। तो हमने सोचा उस काम को कैसा कर सकते हैं। तो उसके लिए लगा कि हमको इंजीनियरिंग कॉलेज खोलें, हाँ। क्योंकि मेडिकल कॉलेज खोलना तो कठिन काम है, उसमें लिमिटेड कर सकते हैं। इंजीनियरिंग राइट। कॉलेज में नंबर ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे पहले हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, जिससे कि हम देश के लिए हमारे बहुत अच्छे इंजीनियर्स दे सके जो कि देश को आगे बढ़ा सकें। हम्म। इसके लिए फिर हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। तो आपने ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है उसमें किस तरह से आप कोर्सेज बनाते हो जिससे प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो? और देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के जो कोर्सेज होते हैं वो वो कोर्सेज होते हैं, जैसे आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग खोला, हम्म। सिविल खोला, मेटलर्जी खोला, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और या कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक हम्म। इंजीनियरिंग, इस प्रकार के कोर्सेज होते हैं। और इसमें क्या रहता है कि आप थ्योरी लेक्चर जो होते हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप उनको प्रैक्टिकल्स कराएं। उसके लिए राइट। आपके पास प्रैक्टिकल लैब अच्छी होनी चाहिए। हाँ। प्लस आप उनको हर मतलब सेमिस्टर में 3 4 इंडस्ट्री में लेके जाएं, क्योंकि आप जब इंडस्ट्री में लेके जाते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि लेटेस्ट में क्या चल रहा है। हम्म। उसमें क्या होता है कि आप कुछ खाली देखते भी हैं ना, आपको चीज़ें समझ में आती हैं। जरूरी नहीं कि आप हर बार बताओ आप कैसा होता है, वो देखा एक बार और आपको दिमाग समझ में आ इंप्रेशन जाता हो है, जाता है। यस। हाँ, राइट। तो उस प्रकार से उनको विजिट पे लेके जाते तो उनका प्रैक्टिकल जो अनुभव है वो बहुत बढ़ता है। तो अच्छा, मैंने इंडस यूनिवर्सिटी के बारे में ये भी सुना है कि कुछ तो वहाँ पे सनातन कुछ चल रहा है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आई गेस। वो ओके, क्या है, आप बता सकते हो? देखिए, मैं जब सबसे पहली बार विदेश गया मेरे इसकी सर्जिकल ट्रेनिंग के लिए सन 85 में, तो मैं सबसे पहले उतरा जर्मनी में। हम्म। तो वहाँ पे लोग बाग मेरे से पूछते थे आप कहाँ से आए हैं, आप किस रिलीजन के हैं। हाँ। ये नेचुरल क्वेश्चन है, कहीं भी कोई पूछ सकता है। तो मैं बताता कि मैं भारत से आया हूँ और मैं हिंदू धर्म का हूँ। तो फिर मेरे से हिंदू धर्म के बारे में पूछते थे। अब उस समय की हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी बहुत, क्या बोलना चाहिए, सही नहीं थी, हाँ। क्योंकि हमको हमारे जो धर्म के बारे में या हमारी इतना संस्कृति नॉलेज नहीं दिया जाता दिया ही है। नहीं जाता। हाँ। वो सिस्टम स्कूल में तो था ही नहीं, तो मैं कुछ सीख ही नहीं पाया। फिर जब मैं एक बार मैं
विदेश गया था मेरे भतीजे के विवाह में। हम्म। तो वहाँ पे मैंने टीवी के ऊपर एक लेक्चर सुना श्री राजू मल्होत्रा का। ओके। उन्होंने लेक्चर दिया था अबाउट कि ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस अगेंस्ट इंडिया। तो वो सुन के मैं बड़ा अचंभित हुआ। मेरे को समझ में आया कि कैसे हमारे देश को तोड़ने वाली शक्तियाँ काम कर रही हैं। ठीक है, उस समय में आया दिमाग में एक इम्प्रेशन क्रिएट हुआ। फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि जो हमारे देश को यदि हमको आगे बढ़ाना है तो हमारा जो एजुकेशन है, स्वर्णिम हाँ। स्वर्णिम इतिहास था यस उसको हमको यस। रिवाइव करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब हमारा धर्म है, संस्कृति है और राष्ट्रीयता है, उसके सबके बारे में यदि हम स्टूडेंट को नॉलेज देंगे तो उससे हमारे समाज में बदलाव आएगा। हम्म। ये सोच के हमने करीबन 2 साल पहले सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज़ खोला यूनिवर्सिटी में। और हमने देश से जगह जगह से इंडोलॉजी के स्कॉलर्स को बुलाया, उनकी वीडियो रिकॉर्ड्स करे। ओके। करीबन हमारे अभी आज की तारीख में 800 प्लस वीडियोस हैं ऑन इंडोलॉजी। 800 प्लस। हाँ जी। और करीबन 200 स्कॉलर्स के हमने इस प्रकार से वीडियो रिकॉर्ड करे हैं। और हमने फिर क्या करा, धीरे धीरे इन जो भारतीय ज्ञान परंपरा मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम के हम्म। जो पूरा ज्ञान है हमने हमारे मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्सेज के हमने इंट्रोड्यूस किया। पहले शुरू में हमारे फैकल्टी की तरफ से भी इतनी स्वीकृति नहीं थी, लेकिन हमने उनको समझाया कि भाई ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है। हाँ, कोई भी बदलाव आता है तो लोग हाँ उसमें। एक्सेप्ट नहीं करते हाँ, पहले, राइट। और उन्होंने फिर एक्सेप्ट करा। फिर बाद में स्टूडेंट की तरफ से भी इतनी स्वीकृति नहीं थी, उनको लग रहा है हमारे लिए एक्स्ट्रा बर्डन है, क्यों हाँ। पढ़ें। जब उनको समझाया गया कि भाई इससे आपका ही लाभ है, हम्म। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। और भगवान की कृपा से क्या हुआ, फिर नई एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में। हाँ। उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ 2022 से। तो हमारे लिए वो कार्य करना बहुत आसान हो गया, सरल हो गया, क्योंकि जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्टिव आता है तो उसको सबको मानना मानना पड़ता है। पड़ता है, हाँ। लेकिन हम तो ये सब कार्य उसके पहले ही प्रारंभ कर चुके थे। तो हमारे लिए वो कार्य को अब तेज़ी से ले जाना आगे बहुत सरल हो गया। अब हमने क्या करा, यूनिवर्सिटी में हर ब्रांच के अंदर, वो इंजीनियरिंग ब्रांच हो, मैनेजमेंट हो, हम्म। फार्मेसी हो, आर्किटेक्चर हो, डिज़ाइन हो, लॉ, सबके अंदर हमने इंडियन नॉलेज सिस्टम मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा का जो भी हमारे इतिहास में है हमने उस सब कोर्सेज को उसमें डाला है। और अब तो हमने कंपलसरी भी कर दिया है कि उनके लिए एक माइनर सब्जेक्ट रहेगा। ओके। और एक और सुविधा हमने दी है कि आप जो मेजर डिग्री उसके साथ में हमने भारतीय ज्ञान परंपरा में माइनर डिग्री भी सर्टिफिकेट देना प्रारंभ किया है। तो उससे उनको 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक मेजर डिग्री और एक हम्म। माइनर डिग्री। ओके, तो ये जो कोर्स है इंडिक नॉलेज सिस्टम हाँ जी, वाला, तो ये कंपलसरी है सारे स्टूडेंट्स के लिए? अब कंपलसरी हो गया अब है। कंपलसरी है। तो वैसे तो सही रहता है, क्योंकि हम बोलते रहते हैं कि सनातन धर्म है हमारा, भारत बहुत महान है, लेकिन हमें पता नहीं रहता। हाँ जी। अगर इन सब चीज़ों का नॉलेज होगा तो हमें सच में पता होगा कि क्या हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करते हो? मतलब जैसे कि हम आर्किटेक्चर की बात करें तो हम्म। आर्किटेक्चर में भी बहुत ज़्यादा हुआ है पहले। इंडिया बहुत आगे था, अब इतना ज़्यादा कुछ नहीं है शायद। तो वो सब सिखाने के लिए आप क्या करते हो? अब देखिए, आपने इसकी बात करी तो हमारे आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है। अभी तक तो क्या होता है, जितने भी हमारे देश में आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट्स हैं सब में वो नॉर्मली वेस्टर्न आर्किटेक्चर ही बताते हैं। हाँ। जबकि हमारे यहाँ आप देखने जाएं तो मंदिरों की संख्या करीब एक समय 50,000 हुआ करती थी, 50,000 से हाँ। ज़्यादा। धीरे धीरे वो मंदिर तोड़ दिए गए, लेकिन अभी बहुत सारे मंदिर हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करा कि आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट हमने इंडिक आर्किटेक्चर प्रारंभ किया, हम्म। जिसमें कि टेम्पल आर्किटेक्चर, हमारी हवेलियाँ और जो जलाशय स्टेप वेल हैं वो, धर्मशालाएं और ये वास्तुशास्त्र, हम्म। इसके बारे में किसी भी आर्किटेक्चर स्कूल में बताया ही नहीं जाता है। और वास्तुशास्त्र कई बार क्या होता है, जो कई लोग उसको नकार देते हैं कि ये तो फालतू की चीज़ है। वो फालतू का वस्तु नहीं है, उसमें बहुत ज्ञान है, वो साइंटिफिक है पूरा। उस सब चीज़ों को हमने हमारे आर्किटेक्चर स्कूल में इंट्रोड्यूस किया। और हम देख रहे हैं हमारे के जो आर्किटेक्चर के जो स्टूडेंट्स हैं हम्म। उनको इस इंडिक आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। उनको मालूम पड़ रहा है कि हमारा भूतकाल में जो आर्किटेक्चर था क्या था और कितना साइंटिफिक था। यदि आप मंदिर के आर्किटेक्चर को देखें वो पूरा साइंटिफिक है। हाँ। उसमें किस प्रकार से मंदिर बनाया जाता है, किस दिशा में रखना है, पूरा अपने सूर्य की रोशनी, हवा का प्रवाह, वो सब उसमें ध्यान रखा जाता है।
और साथ में जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है उसको भी ध्यान रखा जाता है, जिससे कि आपको मैक्सिमम एनर्जी मिले मंदिर के हाँ, अंदर। गुड वाइब्स फील हाँ होती है। जी। मंदिर में जाते ही हमें ऐसे लगता है कि कुछ तो एकदम पीसफुल हो रहा एकदम है। मन शांत हो जाता है। हाँ, हाँ जी। तो हमारे जीवन में वैसे भी गुड वाइब्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपको क्या लगता है कि गुड वाइब्स कितना मैटर करता है? और देखिए, जीवन में जितनी भी अच्छी बातें होती है आपको उससे मन प्रफुल्लित रहता है, आप एकदम फ्रेश रहते हैं। हम्म। और जब आपका मन अच्छा होता है तो आप कोई भी चीज़ को पॉजिटिवली बहुत लेते हैं, उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सर, हमने जैसे बात की कि गुड वाइब्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और आप पर डॉक्टर और सर्जरी करते टाइम तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर पेशेंट अच्छे माहौल में है तो आधा काम तो वहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। वैसे ऐसा कोई किस्सा है, ऐसा कोई केस है आपका, मेमोरेबल केस हो मेडिकल फील्ड में, जिससे आपको ऐसे इंस्पिरेशन मिली हो या आपके लिए बहुत खास हो, जिसकी असर आपकी पर्सनालिटी पर पड़ी हो? देखिए, मैं तो एज ए स्पाइन सर्जन, हमारे हर स्पाइन का केस डिफ़िकल्ट होता है। हाँ। बाहर से ऐसा लगता है कि सिंपल है, कि जब हम खोलते हैं अंदर तो हमको मालूम पड़ता है कितनी कठिनाई होती है, कि वो बाहर से वो सिंपल दिख रहा है लेकिन अंदर जब खोलने के बाद हर पेशेंट में पूरा अंदर पिक्चर डिफरेंट होता है। लेकिन मेरे मतलब कई मेमोरेबल केसेस हैं, जिसमें आपको एक बताना चाहूँगा कि पेशेंट, तब यंग लेडी हैविंग प्रेगनेंसी ऑफ 6-7 मंथ्स, हम्म। और उसको डेवलप हो गया स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस। उसमें क्या होता है कि जो अपना ये स्पाइनल कॉलम है वो डैमेज होता है, उसके अंदर पस डेवलप होता है और वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस करता है। हम्म। उससे क्या होता है, पाँव के अंदर पैरालिसिस हो जाता है। तो जो पेशेंट आया, शी वॉज प्रेग्नेंट ऑफ 6-7 मंथ्स, और उसमें सर्जरी करना एकदम आवश्यक था, क्योंकि अर्जेंट सर्जरी करनी थी। हाँ। और उसमें सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है, उसके बाद उसके मतलब कुछ पेट कुछ पेट दवाइयाँ भी में नहीं दे नहीं, पेट सकते। में बच्चा है। हाँ। अब सर्जरी करेंगे तो उसमें फीटस की रिस्क रहती है लाइफ वही। की, तो कैसे मैनेज करना। उसमें हमको पेशेंट को भी समझाना पड़ा कि भाई देखो, यदि आप ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आपका जो पाँव के अंदर पैरालिसिस वो परमानेंट हो जाएगा, आप हमेशा पैरालिटिक ही रहोगे, हाँ। लकवा रहेगा। और आप सर्जरी कराओगे, और सर्जरी करने में एक रिस्क है कि भाई आपके बच्चे को डैमेज हो सकता है। वो आप बताइए क्या करना है। तो पेशेंट मतलब वो ये भी नहीं चाहता कि उसको पैरालिसिस रहे, और वो भी अपने हाँ। बच्चे को बचाना चाहता है। तो बोलते हैं कि भाई मैं ऑपरेशन कराने को तैयार हूँ। फिर हम क्या करते हैं, हमारे जो ऑब्स्टेट्रिशियन रहते हैं, मतलब वो स्त्री रोग विशेषज्ञ, उनसे हाँ। सलाह लेते हैं। तो वो देते हैं हमको ग्रीन सिग्नल कि आप ठीक है, आप सर्जरी करिए, लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, सर्जरी आपको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगी, और कम से कम बेहोश करने की दवा दीजिए। फिर उसमें इन्वॉल्व होता है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, हम्म। वो भी चेक करते हैं, फिर वो भी हमको ग्रीन सिग्नल देते हैं भाई इसको सर्जरी कर सकते हैं। और उसमें क्या रहता है, जैसे स्पाइन की सर्जरी हमको या तो उल्टा करके पेशेंट को ऑपरेट करना पड़ता है, या हाँ। साइड में लेटा के ऑपरेट करना पड़ता है। अब पेशेंट प्रेग्नेंट है तो हम उसको उल्टा भी नहीं लेटा सकते, तो हमको साइड में लेटा के वो सर्जरी करनी पड़ती है। और उसमें हमको या तो चेस्ट खोलनी पड़ती है हाँ। सर्जरी करने के लिए, या एब्डोमेन खोलना पड़ता है, पेट। हाँ। लेकिन इस केस में मैं फॉर्चुनेट था कि पेशेंट को जो स्पाइन इन्वॉल्व था, वो स्पाइन का अपर पार्ट था, जिसमें कि मैं चेस्ट को खोल के हम्म। सर्जरी कर सकता था। हमने उसमें खोला चेस्ट को, वहाँ से स्पाइन को अप्रोच किया, और जो टीबी के कारण सड़ा हुआ पार्ट था वो निकाला, उसको हमने स्क्रू और रॉड लगा के रिकन्स्ट्रक्ट किया। उसके अंदर जो मैंने आपको पहले बताया कि केज, जो मतलब जैसे अपना पेड़ के आसपास जो ट्री गार्ड लगाते हैं गोल, हम्म। उस टाइप के टाइटेनियम की केज बनती है, उसको हमने वहाँ पे रिप्लेस किया। और जैसे कि अपन बिल्डिंग का कॉलम रहता है, कई बार वो ख़राब हो जाता है, उसको हम हाँ। आसपास जाली लगा के उसको सीमेंट भरते हैं, उसी प्रकार से हमने इस केज के अंदर बोन ग्राफ भरा, और उस खराब वाले वर्टिब्रा की जगह हमने लगाया, उसको रॉड स्क्रू से कस दिया। तो इस टेक्निक से क्या होता है कि स्पाइन आपका एकदम स्टेबल हो जाता है। हाँ। स्टेबल होने के बाद में आप मतलब सर्जरी ख़त्म हो गई, आप पेशेंट को आप इमीडिएटली मोबिलाइज कर सकते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, जो आपने वो डिजीज़ वाला पार्ट निकाल दिया, हम्म। उस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर से प्रेशर हट गया, तो पेशेंट की रिकवरी चालू हो जाती। कई बार तो ऐसा होता है कि आप सवेरे ऑपरेशन करो, शाम तक पाँव के इतना अंदर, जल्दी हो हाँ, जाता हो है? जाता है।
ये डिपेंड करता पेशेंट कितनी जल्दी आपके पास आया और कितनी सीवियरिटी की भी प्रॉब्लम थी। तो इस प्रकार से मैंने 3 पेशेंट का अपने कैरियर में जो थे मतलब ऑपरेट किया। जो 3 महिलाएं थी, तीनों यंग थी, उनको टीबी हो गई थी, स्पाइन में पैरालिसिस हो गया था और उनका सर्जरी भी अच्छी हो गई और बच्चा भी बच गया। हाँ, ऑफ कोर्स उनकी जो फिर बच्चे का जो डिलीवरी है वो सिजेरियन करके करना पड़ा, लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ और उनके बच्चा भी अच्छा और वो भी अच्छे। तो अरे ये मेरे वाह। को बहुत मन को संतोष दिया इस प्रकार की सर्जरी ने। तो इस प्रकार का ये है। तो ये आपको तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला होगा इस बात से कि हाँ जी, फाइनली क्योंकि पेशेंट भी आप बच गए और सब ठीक हो गया। कोई पेशेंट के आप सर्जरी कर रहे हैं, आपको उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आपको हमेशा बहुत संतोष देता है। सही बात है। वो हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। वैसे देखा जाए तो भारत में अभी बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहुत सारे हम्म, इनोवेशंस हो रहे हैं। हम्म। आपके सेक्टर में या आपकी जो स्पेशलिटी है उसमें ऐसी कोई बात हो, ऐसा कोई इनोवेशन हो जो आप चाहते हो कि हो या फिर हो गया हो जिससे आपको हाँ जी, इंस्पिरेशन मिला हो? देखिए जब मैंने बाहर जाके ट्रेनिंग लेना शुरू करा स्पाइन सर्जरी के लिए, हम्म। तो समझ में आया कि हमारा देश अभी भी स्पाइन सर्जरी के मामले में बहुत पीछे था। तो वहाँ पे जब मैंने मेरी फेलोशिप करी तो वहाँ पे मैंने देखा जो स्पाइन को फिक्स करने के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें आपको रॉड लगानी पड़ती है, स्क्रू लगाना पड़ती है, और जो मैंने केज बताया आपको, तो ये वाली चीज़ें हमारे देश में उस समय उपलब्ध नहीं थी। तो जब मैंने ट्रेनिंग के समय वहाँ से वो सब चीज़ें यहाँ पे लेके आया और यहाँ पे मैंने लोकल मैन्युफैक्चर से उनको मैन्युफैक्चर करवाना प्रारंभ करवाया हम्म। और उसको यूज़ करना प्रारंभ शुरू किया, किया। मैंने शुरू किया। उससे फिर धीरे धीरे पेशेंट की जो रिकवरी है उसमें बहुत तेज़ी आई और मेरे फिर पूरे हमारे देश में ये टेक्निक फैल गई, राइट। ये इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ करने की। मतलब पहले भी थी लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप का था, इतना एडवांस नहीं था। ये एडवांस सिस्टम आने से क्या हुआ, हर सर्जन को, स्पाइन सर्जन को सर्जरी करना बहुत आसान हो गया हम्म। और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ स्पाइन करना बहुत सरल हो गया। उससे मतलब एक ड्रास्टिक मतलब बदलाव आया पूरे देश में, रिवोल्यूशन आया स्पाइन सर्जरी में और ये रिवोल्यूशन अभी भी चालू है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो केज प्लस स्क्रू और रॉड सिस्टम है वो सब, इट इज़ वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट इनोवेशन इन द स्पाइन सर्जरी राइट। प्रोवाइडेड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज टू अस। राइट। तो आप वहाँ से लेके आएगी एक टेक्निक जो हाँ जी। अभी इंडिया में पूरी तरह हाँ से मतलब फैल इसको गई है। लाइव हुए भी बहुत साल हो गए मेरे को, लेकिन ये पूरा अभी भी बेसिक अब मतलब एक बेसिक आर्मामेंटरियम हो गया स्पाइन हम्म। सर्जरी के लिए। तो वैसे देखा जाए तो आपका ऐसे बिजनेस माइंड तो है कि आप कहीं से टेक्निक लेके आए और इंडिया में सबको फ़ायदा हो ऐसा कुछ कर रहे हैं। ऐसा ही एक बिजनेस मुझे आपका पता है एविएशन का। तो एविएशन में आपकी एंट्री कैसे हुई और वहाँ पे आपका क्या रोल ओके, है? जब मैं इंदौर में रहता था, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, तो क्या है हमारे शहरों के बीच में रहते थे, हम छत पे ऊपर खेलने जाते थे। हमेशा के वहाँ पे एक फ्लाइंग स्कूल था इंदौर में, हाँ। उसका एक पुष्पक करके हवाई जहाज हमारे घर के ऊपर से हमेशा उड़ के जाता था। तो जब भी आप हवाई जहाज को देखो तो इच्छा होती कि भी आप भी उड़ो हवा में, या इच्छा होती है आप पायलट बनो। तो हाँ। एक मन में इच्छा थी। फिर जब मैं मेडिकल में आया तो एक दिन एक पेपर में एडवर्टीजमेंट निकला फ्री फ्लाइंग स्कॉलरशिप का उस फ्लाइंग स्कूल के द्वारा। तो मैंने सोचा मेरे लिए ये अवसर है कि मैं इसमें एडमिशन भाग ले लूँ। लूँ, हाँ, हाँ। मैंने फॉर्म भरा, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि डॉक्टर जाके से फ्लाइंग सीखे, तो थोड़ा उससे भी फ़र्क पड़ा। प्लस उन्हें पूछा कि आप फ्लाइंग क्यों करना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे को एविएशन मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। तो वो बड़े प्रभावित हो गए। ओके। उन्होंने मेरे को स्कॉलरशिप दी 60 घंटे की, जिसमें कि मैं 60 घंटे फ्री फ्लाइंग करूँगा, मेरे को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो मैंने वो लाइसेंस भी लिया। हाँ, ये कि फिर मेरा इंटरेस्ट ऑर्थोपेडिक्स में हो गया, फिर हम्म। ऑर्थोपेडिक्स में से उसकी भी सब स्पेशलिटी स्पाइन में हो गया। तो मैं जो एविएशन मेडिसिन में मेरे को स्पेशलाइजेशन करना वो नहीं हो पाया, लेकिन मेरा एविएशन और मेडिसिन दोनों चल रहा है, हाँ, लेकिन अलग अलग फील्ड में। साइड साइड में हाँ, चल रहा है दोनों। तो मैंने वो फ्लाइंग सीख लिया, पायलट बन गया मैं, प्राइवेट पायलट लाइसेंस। ठीक है, वो तो एक पार्ट हो गया। अब मेरे पास कोई हवाई जहाज तो था नहीं। हम्म। फिर मैं अहमदाबाद आया। फिर मैंने सोचा कि जिस प्रकार से मैं सपने देखता था उड़ने का या हवाई जहाज चलाने का, जैसे दूसरे कई
लोग भी ऐसा सोचते होंगे कि भाई हाँ। हवा में उड़ाएं, हवाई जहाज उड़ाएं। तो मेरे पास ऐसा अवसर आया कि मैं कुछ कर सकता, तो फिर हमने क्या करा, एक फ्लाइंग स्कूल खोला अहमदाबाद में। हमने शुरू में 3 हवाई जहाज लाए, बाहर से लाने पड़ते हैं, वो हमारे देश में तो बनता ही नहीं है। अच्छा। और धीरे धीरे हमने फिर पायलट ट्रेनिंग देना चालू करा, और करीबन 25 साल के पीरियड में हमने देश को करीबन 650 से भी ज़्यादा पायलट दिए, जो कि आज देश की नेशनल एयरलाइंस में, इंटरनेशनल एयरलाइंस में पायलट हैं, वो हमने करा। और वो हमारा जो फ्लाइंग स्कूल बड़ा फेमस था पूरे देश में। और फिर एक चीज़ मैंने और देखी कि ये तो फ्लाइंग के लिए हमने पायलट दिए साथ में, हम्म। लेकिन क्या हवाई जहाज को भी रिपेयर करना रहता है। हाँ। उसके लिए हमारे देश में उसके लिए इंजीनियर्स की बहुत कमी थी। राइट। तो फिर हमने 2004 में हमने इंस्टीट्यूट खोला एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के लिए भी। वो भी हमारा, ये मतलब फ्लाइंग स्कूल और ये इंस्टीट्यूट भी दोनों हम्म। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा रिकग्नाइज्ड हैं। और अभी तक हमने 20 साल के अंदर करीबन हमने 750 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग भी इंजीनियर्स दे दिए स्टूडेंट्स हैं। हाँ। पास आउट हो गए। हाँ जी। राइट। तो ये जो आपने दो चीज़ें बताई ना, एक तो मेडिसिन इन एविएशन एंड एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग, ये दोनों ही थोड़े अलग प्रोफेशन है, थोड़े नए प्रोफेशन है, तो उसमें क्या रहता है, थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ दे सको। जो जो एविएशन है, इससे वेरी प्रॉमिसिंग फील्ड। आप जैसे कंसिडर करें, अमेरिका में जो सबसे बड़ी 4 इंडस्ट्री हैं, हम्म। एक ऑटोमोबाइल है, दूसरी डिफेंस है, तीसरी फार्मेसी है, चौथी है एविएशन। क्योंकि एविएशन करीबन आज से समझिए 120 साल पहले प्रारंभ हुआ था। जो कहते हैं कि अमेरिका के 2 राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले हवाई जहाज बनाया है। लेकिन एक चीज़ और आपको रोज बताऊँ, अब यहाँ पे एक अवसर मिला है, जो मैंने सुना है, ये सबसे पहले संसार में हवाई जहाज हमारे देश में बना था, बम्बई में। ओके। दो भाई थे, तलपदे ब्रदर्स, हाँ। उन्होंने बनाया था और हवाई जहाज उड़ाया भी था। लेकिन क्या है, उस समय हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल था, उन्होंने उस खबर को दबा दिया, कभी बाहर नहीं आने बाहर दिया। नहीं आने दिया, ओ। और राइट ब्रदर्स का नाम आ गया। राइट। अब मैंने थोड़ा प्रयत्न भी किया इस बारे में खोज करवा, लेकिन मेरे को कोई रिकॉर्ड मिला नहीं। लेकिन जो सुना है बोलते हैं, और मेरे को ऐसा संभव भी लगता है, क्योंकि हो सकता है, हाँ, ऐसा हो सकता है। क्योंकि हमारे पुराणों में तो बातें हैं। हाँ, हमारे पुराने में जो पुष्पक विमान है वो हाँ। है, उस समय आज से आप 5-6-7 हज़ार साल पुरान पहले ये रेफरेंस है, सोच सकते थे। तो मुझे लगता है कोई किसी के दिमाग में ऐसा तो नहीं आया होगा कि हवाई जहाज होगा। हाँ। होगा तो ये दिमाग में आया, नहीं तो नहीं आया हमारे राइट पुराणों राइट में। राइट। तो मेरे को संभावना लगती है कि इस ये प्रकार तो से ऐसे हुआ पूरा होगा। रिसर्च का टॉपिक बन गया है। बिल्कुल है रिसर्च अगर का टॉपिक। आप लोगों को ऐसे इच्छा हो इस पे रिसर्च करने की, तो कीजिएगा रिसर्च और फिर बताइएगा कमेंट में कि सच में हुआ है कि नहीं। अब देखिए, इसमें क्या है, किसी एविएशन एंथुसियास्ट को भाग लेना पड़ेगा, जो कि इस फील्ड में रिसर्च करे, हाँ। तो ये संभव है। सही बात है। वैसे आपने देखा जाए तो ऐसे बिजनेसमैन, आपने बहुत सारे अलग अलग फील्ड में काम किया है, और बहुत सारे अलग अलग फील्ड में आपका इन्वॉल्वमेंट है, तो उन सब के बीच में बैलेंस कैसे बना सकते हो आप? देखिए, मेरे को तो क्या है, काम करने में खूब मज़ा आता है। मेरे को उससे एनर्जी मिलती है, कभी मैं थकता नहीं। मैं सवेरे 12 घंटे आराम से काम कर सकता हूँ। तो फिर फैमिली लाइफ क्या रह जाती है आपकी? मैं बीच बीच में फैमिली लाइफ रहती है। आप फैमिली लाइफ क्या है, एक बार सवेरे घर से निकले, हम्म। शाम को वापस आए, फैमिली लाइफ उसके पहले उसके बाद में होती है, बीच में नहीं हो पाती। राइट। क्योंकि आपको काम करना है, तो आपको थोड़ा उस चीज़ से हटना भी पड़ता है। तो आपका फैमिली के तरफ से सपोर्ट कैसा रहता है, जो आप इतना सारा काम करते हो उसके लिए? देखिए, मेरी फैमिली में मेरी धर्मपत्नी है और 2 बेटियां हैं। हम्म। और उन तीनों का मेरे को बहुत हर प्रकार से सपोर्ट मिलता है। मतलब मॉरल सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। और हमेशा वो मेरे को इनकरेज करते हैं कि आप कोई भी काम करिए, अच्छा काम करिए। और वो भी मेरे साथ भी इन काम में जुड़े हुए रहते हैं। हाँ। तो जैसे कि मेरी जो धर्मपत्नी है, वो हमारी यूनिवर्सिटी, इंडस यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट है। ओके। और मेरी जो छोटी वाली बिटिया है, वो भी मेरे साथ में यूनिवर्सिटी में जुड़ी हुई है। वो एविएशन संभालती है और बाकी चीज़ें भी देखती हैं। इस सही है। प्रकार पूरा फैमिली का सपोर्ट है पूरा मेरे को। फैमिली हाँ जी। एक साथ ही काम कर रहा है। वो बड़ी वाली मेरी बिटिया है, वो डॉक्टर है, वो एमडी कर रही है यूएसए में। ओके। लेकिन वो अभी टाइमिंग के लिए उसका सपोर्ट नहीं। लेकिन जो छोटी वाली बिटिया है, उसका मेरे को और हमारी धर्मपत्नी का बहुत सपोर्ट है, दोनों का।
उनके कारण ही मैं इतना काम कर पाता हूँ। हाँ, जो भी सक्सेस मिलती है आपको तो उसे आप सेलिब्रेट कैसे करते हो? देखिए, जो मेरे को सफलता मिलती है उससे एक तो मेरे को और आगे अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। हम्म। और जब सफलता मिलती है तो लगता है जो भी कार्य करा उसको उसकी श्रेणी और उच्च करी जाए, हम्म। तो उसको और अच्छा करने का वो भी मेरे को फ्यूल मिल जाता फ्यूल है ऐसे, मिलता है। यस। यस। क्योंकि सफलता तो एक दिन ऐसे रिकग्नाइजेशन मिलता है कि हाँ, ये कुछ हुआ, लेकिन काम तो हमारा बहुत सालों वो तो का सतत रहता है। चलता रहेगा। हाँ। और जो जितना भी मैं हम काम कर रहे हैं वो ठीक है, हमको आत्मसंतोष तो मिलता ही है, लेकिन क्या है, हम चाहते हैं कि ये जो हमारा देश है 75 साल इतने सालों की गुलामी रही, उसके बाद हाँ। आज़ाद हुआ, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो पुरानी ग्लोरी थी हमारे देश की, आज से समझिए 200 साल पहले हमारा जो जीडीपी में था कंट्रीब्यूशन 25 से 30% था, जो आज की हाँ, तारीख में बहुत कम हो गया है। सही है। तो उस प्रकार की ग्लोरी का हम वापस लाना चाहते हैं। वो हाँ, जब भी संभव हुआ कि हम हमारे देश को आर्थिक रूप से सक्षम बनाएं। और उसके लिए जो आपने फील्ड चूज किया, ये एजुकेशन, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स अच्छे निकलेंगे तो भावी हाँ। तो अच्छा ही बनने यदि वाला है। आप अपने स्टूडेंट को अच्छा, देश का अच्छा नागरिक बनाएंगे तो हाँ। वो हर नागरिक अच्छा नागरिक आपके देश को आगे ले जाने में सहायता करेगा। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ में और क्या चीज़ रहती है? सक्सेस के लिए तो हर एक मेहनत करता है, लेकिन सक्सेस के साथ साथ जो आता है वो है फेलियर। वो हम मना कर ही नहीं सकते, वो आएगा ही आएगा। तो सक्सेस तो सब कोई सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन फेलियर को आप कैसे मनाते हो या कैसे उससे बाहर आते हो? जैसे मतलब आपको पूछने का मतलब उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करते हो और बाहर निकलते हो, उससे कैसे डील करते हो आप? देखिए, जो हमारा जीवन है वो एक उबड़ खाबड़ रास्ते के समान है। आपको एक सफलता मिली तो आपको असफलता भी आएगी। हाँ। और असफलता को मैं एक अवसर के प्रकार से देखता हूँ कि मैंने कुछ कमी रखी होगी मेरे कार्य में जिसके कारण मेरे को सफलता नहीं मिली। उससे मेरे को चैलेंज मिलता है कि हम्म। नहीं, कुछ मैंने कुछ कहीं तो कुछ गड़बड़ी करी जिससे कि असफलता आई, तो उस कार्य को मैं वापस से एनालिसिस करता हूँ, सोचता हूँ क्यों हुआ। फिर उसमें कहीं ना कहीं तो कुछ कारण निकलता है, उस कारण को फिर दूर करके वापस उस कार्य को आगे बढ़ाता हूँ, फिर सफलता आ ही जाती है। क्योंकि आपको सफलता प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा लगातार परिश्रम करते रहना पड़ता है, हाँ, आपको सोचते कंसिस्टेंट रहना काम पड़ता है। करना हाँ जी। पड़ता है, राइट। तो ऐसा कोई किस्सा है क्या आपका, जिसमें आपको ऐसे लगा हो कि अब गिव अप कर दूंगा मैं शायद, और उस वक्त शायद आपके फैमिली में से किसी ने आपको सपोर्ट किया हो, या खुद से आप वापस आ गए कि नहीं नहीं करना तो है? देखिए, ऐसे कई कार्य हैं जहाँ पे कि असफलता मिली और आगे बढ़ना। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, जब हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था तो 6 साल हो गए थे, तो हमको हम्म। मेरे को लगा कि मेरे को इसमें आ, इसको अब यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो हम्म। मेरे को सब लोगों ने डिस्करेज किया कि नहीं भाई, आप करोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन मैं लगा रहा। हाँ। और शुरू में ऐसा लगा कि मेरे को इसमें असफलता मिली, लेकिन जब मैंने ट्राई किया तो मेरे को परमिशन मिल गई यूनिवर्सिटी की। वो दूसरा एक और है उदाहरण मैं जो देना चाहूँगा कि जब मैं जर्मनी से मैं ये इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम लाया इंडिया के हम्म। लिए, कोई भी मैन्युफैक्चरर उसको बनाने को तैयार नहीं था। स्पेशली जो केज थी वो डिफ़िकल्ट था बनाना बहुत। अच्छा। हमने मना कर दिया, तो हो नहीं सकता। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि देखो ये हमारे देश के लिए कितनी एक अच्छी वस्तु है, अच्छी जो टेक्निक है, टेक्निक हाँ। है जो कि हम यूज़ करेंगे तो हमारे देश के लिए फ़ायदा होगा। लेकिन फिर एक मैन्युफैक्चर मेरे को मिला जिसको मैंने बहुत परस्यू करा कि भाई तुम बनाओ उसको, हम्म। क्योंकि उसमें डिफ़िकल्ट टेक्नोलॉजी थी उसको केज को बनाना थोड़ा शुरू में। हम्म। वो उसने हाँ भरी, फिर उसके बाद बहुत सारे कई बार बैठा मैं, फिर उसने बनाया और उसमें सफलता मिली फिर मेरे को। तो मतलब आपके फील्ड में जो रिवोल्यूशनरी टेक्निक है वो लाने के लिए भी आपको इतना ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा हाँ जी। कि लोग देखिए, मान ही नहीं रहे थे। हाँ नहीं माने तो फिर अब हमारे उस समय सुविधा भी नहीं थी। हाँ। पर आज देखिए इतने सालों बाद अब तो बहुत सारी सुविधाएं आ गई, तो अब उस चीज़ों को करना आसान है। लेकिन उस समय जब, आज से समझिए 25 साल पहले 30 साल पहले, ये हम्म। कठिन कार्य था। बहुत कठिन कार्य था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप एक सच्चे लीडर हो। आपके हिसाब से एक लीडर कैसा होना चाहिए? कोई लीडर ऐसा होना चाहिए जो सबका ध्यान रखे, सबको साथ में लेके चले, और हमेशा प्रयत्न ये करे कि जो भी कार्य करना है हमको अच्छा करना है और सत्य निष्ठा से करना है।
तो उसमें आपको ज़रूर अवश्य सफलता मिलेगी। सही है। आप बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन होने के कारण आपको कई बार गवर्नमेंट के साथ डील करना पड़ता है, राइट? हाँ जी। तो जो इंडिया का पॉलिटिक्स है हम्म। उसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है कि कैसा होना चाहिए, कि कैसा होगा तो अच्छा रहेगा? देखिए, मैं इतने सालों से देख रहा हूँ हमारे देश में पॉलिटिकल गेम्स। तो मैंने देखा पिछले 10 साल में जो बदलाव आया है वो एकदम ही बहुत बड़े विस्मयकारी है। हाँ। हाँ, क्योंकि उसके पहले जो था सारा वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था। देश के लाभ के बारे में कभी सोचा नहीं जाता था। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो अपना उल्लू सीधा करने में लगी हुई थी। उन्होंने कभी देश को अच्छा करने के लिए नहीं सोचा, हम्म। अपनी जेब भरने की सोची। लेकिन हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हाँ। 2014 में उसके बाद में देश में लीडरशिप में एकदम बदलाव आ गया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक अच्छा लीडर होने से आपके देश में कितना बदलाव आ गया। क्योंकि शासकीय मशीनरी वही है, लोग बाग भी वही हैं, ऑफिसर्स भी वही हैं, हम्म। एडमिनिस्ट्रेटिव विंग भी वही है, जुडिशरी भी वही है। लेकिन एक खाली एक आदमी के कारण आप देखिए 10 साल के अंदर आप कितना बहुत विकास हुआ बदलाव आ है। गया, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ देश में, लोगों की मेंटेलिटी बदली है। और हमारे आर्थिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो गई है कि पहले हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व था बहुत कम था, और आज हम्म। देखिए आप कम से कम 650 या 700 बिलियन डॉलर्स का रिजर्व है। ठीक है। प्लस आज हम देखें हमारे देश का जो सम्मान है पूरे विश्व में, जो पहले कुछ भी नहीं था। हम्म। पहले मैं जैसे विदेश जाता था तो कोई देश को पूछता नहीं, कोई ये इमिग्रेशन में लोग भाव नहीं देते थे। हम्म। वो आज पूछ जाते हैं तो पूछ, अच्छा यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री। इतना फर्क है। ऐसे गर्व से बताते। हाँ। और जिस प्रकार से मोदी जी कार्य कर रहे हैं और देश को जो आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है, लगता है 5-6 साल के अंदर हम विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने बनने वाले हैं। तो उसमें वो लगता नहीं कि वो कार्य कठिन है, बिल्कुल संभव लगता है मेरे को। आप एकदम सच्चे लीडर की तरह बात कर रहे हैं। और जो आपने लीडरशिप का बताया कि क्वालिटी एक अगर आ जाती है लीडरशिप की तो वो पूरे कंट्री में भी बहुत हाँ ज़्यादा जी। बदलाव लाती है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये आप कैसे लागू करते हैं? देखिए, मैं हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में मैं बहुत ओपननेस रखता हूँ। हम्म। जैसे मेरे दिमाग में कोई चीज़ आए कि मेरे को ये करना है, तो हमारे जो सीनियर लीडर्स मतलब मैं मैनेजमेंट के टीम है उससे मैं डिस्कस करता हूँ। उनसे मैं हमेशा राय लेते हैं। राय लेता हूँ हाँ। भाई ये करना कैसे करने का है। हाँ, ये मैं उनको पहले बोलता हूँ ये कार्य मेरे को करने का है। हम्म। हाँ ठीक है, आप उसके जो पॉजिटिव है निगेटिव बताइए। हाँ। फिर हम पॉजिटिव निगेटिव बैलेंस करके देखते हैं कि भाई पॉजिटिव यदि ज़्यादा है तो वो हम्म। कार्य बिल्कुल अवश्य करना है। और बल्कि अगर जो सर नेगेटिव है तो उसका सॉल्यूशन ला सॉल्यूशन सकते हैं, बताइए। राइट। भाई आप निगेटिव बताएंगे लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं बताएंगे तो वो चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मतलब नहीं है कोई। तो मैंने देखा है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन तो निकलता ही है। हाँ। इस प्रकार धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और उसमें सफलता मिली हमको। आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा तरक्की करे, ऐसी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मुझे आपको ये पूछना था कि ये जो हमारी यंग जनरेशन है, जैसे कि मैं आप हमें क्या संदेशा देना चाहोगे? क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है और अभी भी आगे कर रहे हैं, तो हमें क्या संदेशा देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं देखता हूँ कि हमारे समय के जब हम युवा थे और आज के जो युवा हैं उसमें फ़र्क तो बहुत है। क्योंकि उस समय हमारा जो मन बहुत सारी चीज़ों में नहीं भटकता था। हाँ। ठीक है। और उस समय माता पिता की तरफ से अच्छा शिक्षण भी मिलता था कि वो ध्यान रखते कि बच्चा क्या कर रहा है। आज उस मामले में देखता हूँ कि बहुत फ़र्क हो गया है, बदलाव आ गया है। माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रखते हैं। हम्म। बच्चे क्या फिर एकदम फ्री हो जाते हैं, उनको जो करना वो करते हैं। और आज के युवा की थोड़ी मेंटेलिटी भी बदल गई है। वो चाहते हैं कि उनको एक एयर कंडीशन कमरा मिले जिसमें कंप्यूटर पर काम करते रहें और बैठ के अच्छी उनको सैलरी मिले, हम्म। एक अच्छी कार आ जाए, अच्छी सुंदर लड़की से विवाह हो जाए। हाँ। ठीक है, ये उनकी वो रहती क्या। ज़्यादातर लोग ऐसा रहता है, हाँ। बहुत कम अच्छे युवा होते हैं जो कि मैं आप में बोलूँ 100 में से 5 हो गए बहुत हैं जो कि
बहुत अपने सिंसियरली काम करते हैं और अपना करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं और देश को बढ़ाना चाहते हैं। राइट। सबको ऐसे रिजल्ट दिखता है कि ऐसे 5 साल के बाद या 10 साल के बाद मुझे कार लेनी है, मुझे हाँ ऐसे ऑफिस में बैठना है। ये नहीं कि प्रोसेस क्या है, हाँ। क्या काम करना है। हर मतलब युवा चाहता है कि जो आप 5 साल तो आपने ज़्यादा लंबा समय बताया था, 2-3 साल के अंदर वो अचीव करना चाहता है। लेकिन ये कोई भी चीज़ आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती है। हम्म। उसके लिए आपको मैंने एक जगह पढ़ा था, 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। तो हाँ। वो चीज़ होगी तो ही आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यस। तो ऑफ कोर्स आपको आज के समय में स्मार्ट काम करना पड़ता है, तो वो करिए, लेकिन अपने उसमें एथिक्स रखिए। कहीं एथिक्स भी होना हाँ, बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है, शॉर्टकट नहीं है। और भ्रष्टाचार न करें तो बहुत अति उत्तम होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार से कि आप शॉर्टकट्स निकालना मतलब ढूंढना चाहते हैं और उससे आपको काम इतना अच्छा नहीं होता। तो सर फ्यूचर तो सबको देखना चाहिए हाँ। और सब लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं अभी। तो आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने। तो उसके लिए हम हमारी यूनिवर्सिटी को भी सशक्त बनाना चाहेंगे। उसके लिए हमने इस साल 2024 में जब वाइब्रेंट गुजरात हुआ था, हम्म। हमने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के साथ में एक एमओयू किया 151 करोड़ का, ओके। जिसमें कि हमको एक इंडस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट खोल रहे हैं, जो कि स्पोर्ट्स मैन पावर को तैयार करेगी। तैयार करेगी। अब वो बताऊँ मैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र हाँ। मोदी जी हैं, जब वो उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले खेल महाकुंभ प्रारंभ किया शुरू गुजरात किया था, में। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि गुजरात ऐसा जाना जाता था कि यहाँ पे स्पोर्ट्स में लोगों को रुचि नहीं है। कम है, हाँ। लेकिन जब उन्होंने खेल महाकुंभ प्रारंभ किया, उसके बाद आप देखिए गुजरात के स्पोर्ट्स के अंदर बहुत नाम बढ़ गया, और हमारे नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे खिलाड़ियों को यस। पदक प्राप्त हुए हैं। जी। और मेरे को बहुत लंबे समय से मालूम था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत एक प्रबल इच्छा है कि वो चाहते हैं कि हमारे भारत में ओलंपिक हो। स्पोर्ट्स वैसे भी इंसान का बहुत हाँ, ज़्यादा। क्योंकि स्पोर्ट्स से आपको एक तो स्वस्थ रहते हैं, आपका जो मन रहता है वो कंट्रोल में रहता हम्म। है, और आपके जो एथिकल वैल्यूज बढ़ती हैं। बढ़ती है, हाँ। और स्पोर्ट्स जो हमें एथिकल वैल्यू सिखाता है, हाँ, डिसिप्लिन सिखाता है, डिसिप्लिन वो सिखाता है शायद ही कहीं और से हमें सीखने वो। को मिलता है। हाँ, और स्पोर्ट्स खेलने से क्या होता है कि जो भी युवा रहता है वो दूसरी फालतू की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता, उसको हम्म। उतना समय ही नहीं मिलता, हाँ। क्योंकि स्पोर्ट्स में उतना रम जाता है कि वो बाकी चीज़ों को भूल जाता है। तो जब इनकी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि वो मतलब ओलंपिक यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो, हम्म। और लगता है कि जो जैसे वो प्लान करें 2036 का ओलंपिक अहमदाबाद में होगा। ओके। अब आप देखिए, जब अहमदाबाद में ओलंपिक होगा तो उसके लिए मैन पावर कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा। यहीं से लाने का है। जी। और हम आखिरी साल में तो नहीं कर सकते, तैयारी नहीं, तो आपको अभी अभी से से करनी करना पड़ेगी, पड़ेगी। हाँ। इसीलिए हमने अभी हमारे पास 12 साल हैं। हमने गवर्नमेंट का जो एमओयू किया उसमें गवर्नमेंट से हमने मांग करी कि वो हमको भूमि दें, हम्म। उसके बाद हम ये स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खोलेंगे। राइट। हो सकता है कि जो मैं 151 बोल रहा हूँ उससे भी ज़्यादा खर्चा हो, लेकिन हम करेंगे तो लेकिन एक शुरुआत हो शुरुआत सकती है, होगी। हाँ। तो उससे क्या होगा, आपको खिलाड़ी भी तैयार होंगे, हम्म। कोचेस तैयार होंगे, अंपायर्स तैयार होंगे, और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हर प्रकार के व्यक्ति उसमें लगेगा, तो वो इसमें से निकलेगा। हमने जो प्लान कर रहे हैं कि 2000 प्लेयर्स के लिए हम उनको रहने की सुविधा वहाँ पर करेंगे, फिर। और उनका न्यूट्रिशियस फूड मिले उसके लिए भी तैयारी करेंगे। क्योंकि उसके साथ में हमको एक प्लान में है कि हम उसके साथ में एक केटरिंग इंस्टीट्यूट और अपने ये मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूट भी खोले हैं, हम्म। जिससे कि सारा उनका न्यूट्रिशियस फूड भी तैयार हो सके। सही है। क्योंकि जब तक आप अच्छा भोजन नहीं देंगे उनको तो उनमें शक्ति नहीं शक्ति आएगी। नहीं आएगी, हाँ। एक वो है, फिर अभी वेरी सुन हुआ हम लोग प्रारंभ करने वाले नर्सिंग इंस्टीट्यूट। हम्म। क्योंकि इस नर्सिंग इंस्टीट्यूट की भी मतलब पूरे देश में नर्सेज की बहुत आवश्यकता है। और एक अगले साल हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हम ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी का भी एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट खोले, जिसमें कि ओके। ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी क्या है कि उसके अंदर हम जो प्लांट्स वगैरह उसके एक्सट्रैक्ट को यूज़ करेंगे, उसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होगा। ओके।
फॉर मेकिंग द नैनो पार्टिकल्स। और नैनो पार्टिकल आजकल की टेक्नोलॉजी में बहुत बदलाव ला रहे हैं। हाँ, छोटी क्वांटिटी यूज़ करके आप यू आर गेटिंग लॉट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स आउटपुट। डूइंग, हाँ, यस। तो वो हम अगले साल उसको खोलना चाहेंगे। तो ये अभी निकट भविष्य में तो इतना प्लान है हमारा। काफ़ी सही प्लान है। और विकसित भारत बनाने के जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्लान है, आई होप ये सारे सक्सेसफुल हो। उसी के साथ किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए ना महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि अगर आपने एक महिला को शिक्षित किया तो वो अपने पूरे परिवार को शिक्षित शिक्षित कर कर दी। सकती है, राइट? तो महिलाओं को आगे लाने के लिए कोई प्लान बना रहे हैं आप? देखिए, हमको जो भी अवसर, मैं आपको बताता हूँ, हमारे हिंदू समाज में महिलाओं को हमेशा सम्मान उतना ही दिया गया, ज़्यादा पुरुष से ज़्यादा हम्म। सम्मान दिया गया है। क्योंकि हमारे धर्म में देखिए आप, बहुत सारे जो देवी देवता हैं उसमें ज़्यादा महिलाएं हैं, देवियां हैं, हाँ। देवता कम हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि महिला का कितना सम्मान है। और जैसे हम देखें शिव शक्ति, हम्म। तो जो शक्ति है वो पार्वती है, पार्वती। वो शिव जी की शक्ति है। जी। उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि महिला कितना सम्मानीय है। और आपने सही कहा कि एक महिला पूरे परिवार को एजुकेट करती है। हम्म। इसीलिए हमारा जो फैकल्टी है, करीबन 45 से 50% फैकल्टी हमारे यहाँ महिलाएं हैं। ओके। और हम जो भी मेरिटोरियस लड़कियां होती हैं उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं। और जैसे आपको मैंने बताया, हमारे एविएशन इसका सेंटर है, हाँ। है अपना एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का स्कूल, उसमें हम हमेशा प्रयत्न करते हैं कि उसमें लड़कियां ज़्यादा आएँ। ओके। तो हमने जब प्रारंभ किया था, आज से 4-5 साल पहले, हमारे हम्म। करीबन 10% लड़कियों का इनरोलमेंट था। आज के समय में करीबन 36% लड़कियों का इनरोलमेंट है। ओ, और वाओ। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि महिलाएं ज़्यादा सिंसियर होती हैं काम करने में। ये उनके लिए कॉम्प्लीमेंट है। और मैं भी मेरे जीवन में देखता हूँ कि मेरे मेरे ऊपर 3 महिलाओं का इन्फ्लुएंस है। हम्म। उससे मेरी भी शक्ति बढ़ रही है, उनकी शक्ति भी बढ़ ही रही है, मेरी भी बढ़ रही है। ऑब्वियसली। और महिला नारी शक्तिकरण से देश आगे बढ़ता है। जी। क्योंकि महिला जो होती है वो घर को बड़े मितव्ययी रूप से चलाती है। उसको हमेशा चिंता रहती कि कम से कम पैसा खर्च करके आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। हाँ। और एक और चीज़ है कि महिला सबसे बड़ी गुरु होती है, उसके समान कोई टीचर नहीं हो सकता। एक माँ जो होती है ना, वो अपने बेटे को आराम से प्यार से भी सिखा सकती है और दो झापट मार के भी हाँ सिखा सकती है। भाई, माँ का हमेशा का वो कंसर्न रहता है कि उसका जो भी बच्चा है सबसे अच्छा निकले। जी। तो हर प्रकार का प्रयत्न करती, कोई भी प्रयत्न को छोड़ती नहीं है। थैंक यू सो मच नागेश भंडारी जी, आपसे मिलके और आपके जीवन की इतनी सारी बातें सुनकर मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, है ना? वेल बहुत ज़्यादा सीखने को मिला आपसे। आप जो बहुत अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हो, उससे ही मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है। तो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय निकाल के हम सबको अपना खजाना खोल के उसमें से इतनी सारी गिफ्ट्स देने के लिए। शिवानी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो साथी हैं उनको भी बहुत धन्यवाद। और जितने भी दर्शक आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।